नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी रांची स्थित राजभवन के समीप लोकहित अधिकार पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन और सांकेतिक रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी विरोधी नीतियों को तुरंत बंद किया जाए, समय रहते ओबीसी आरक्षण में सुधार किया जाए और छात्रवृत्ति तुरंत बहाल की जाए, वरना ये सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं रहेगा, राज्यव्यापी और देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम से लेकर बड़े आंदोलन तक किए जाएंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राजधानी रांची स्थित राजभवन के समीप लोकहित अधिकार पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन और सांकेतिक रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी विरोधी नीतियों को तुरंत बंद किया जाए, समय रहते ओबीसी आरक्षण में सुधार किया जाए और छात्रवृत्ति तुरंत बहाल की जाए, वरना यह सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं रहेगा, राज्यव्यापी और देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम से लेकर बड़े आंदोलन तक किए जाएंगे। रांची से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकहित अधिकार पार्टी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहां पुतला जलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के देखिए खिलाफ एक आक्रोश, एक उबाल जनता के अंदर देखा जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहां पुतला जलाया गया। ओबीसी विरोधी नीतियों को बंद किया जाए, ऐसा लगातार जो है प्रदर्शन के दौरान जनता कहती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल इस वक्त देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जब से झारखंड में हेमंत जी का सरकार बना इनकी अगुवाई में पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय हो रही है। पहले 27% से 14% आरक्षण, जबकि हमारी आबादी सबसे बड़ी 54% की आबादी है पिछड़ा समाज का। अब उसके बाद जब हेमंत की सरकार बनी तो अब हमारा 7 जिलों में और कई जिलों में नगण्य, 7 जिलों में शून्य करा दिया गया। वर्तमान में अभी देख सकते हैं कि जो जिस मांग और मुद्दों के साथ आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं कि ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन लोगों का छात्रवृत्ति रोक दिया गया 6 महीना से। बाध्य होकर के गार्जियन पैसा के अभाव में पढ़ाई को छोड़वाने पर मजबूर है। आखिर सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस राज्य में और पूरा देश में ओबीसी समाज का कोई अस्तित्व है कि नहीं है। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाला थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को थाना गेट के समीप संघन दोपहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 25 वाहनों की जांच की गई। इस बीच आपको बताते चले, जहां पर 5 चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाने के आरोप में चालान किया गया। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों के पालन करने और सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनने की अपील की। अभियान के दौरान एएसआई सुहागिनी सोरेन तथा एएसआई चंदन सिंह अपने सशस्त्र बलों के साथ मौजूद थे। थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि इस तरह की वाहन जांच आगे भी नियमित रूप से की जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके और लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता बढ़े। आगे बढ़ेंगे। बोकारो के सिटी सेंटर हर्षवर्धन प्लाजा के समीप स्थित स्ट्रीट शॉप में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और कई लोगों की जीविका, जो ठेला और गुमटी से चलाते थे, उनकी जीविका, उनका सपना सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आग किसी गैस सिलेंडर के फटने से भड़की और देखते ही देखते अग्नि ने विकराल रूप ले लिया। आग की इस घटना से जहां दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई, वहीं लाखों की संपत्ति का नुकसान आंका जा रहा है। आग कैसे लगी, इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि खाने पीने के ठेले के पास किसी गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और इसकी चपेट में आकर कई दुकानें जलकर खाक हो गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते ही देखते फैल गई। आग की विनाश लीला में कम समय में ही कई लोगों का सपना चकनाचूर हो गया। कोडरमा जिला के नगर पंचायत डोमचांच में बने शमशान घाट के सौंदर्यीकरण में अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई है। साफ सफाई, शौचालय तक की व्यवस्था नदारद है।
आमजनों को शव के दाह संस्कार में परेशानी आ रही है, जिसे लेकर ग्रामीण सहित समाजसेवी बसंत मेहता एवं राजद प्रदेश महासचिव रोहित मेहता ने कहा कि मामले में जिला प्रशासन जांच कर जो अनियमितता गड़बड़ियां हुई उसमें सुधार पर पहल करें। हमारे कोडरमा जिला संवाददाता अंकु कुमारी गोस्वामी ने जायजा लिया। मौजूद है कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र के कालीमंडा में। अभी तक आपने सुना होगा कि रोड गली नली में अनियमितता बरती जाती है, पर आपको हम बता रहे हैं कि शमशान घाट के सौंदर्यकरण में भी अनियमितता बरती गई है। यहाँ कोडरमा के डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र का यह शमशान घाट का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम पर लाखों लाख रुपए खर्च हुई है, परंतु हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक नजर उधर घुमा के दिखाए। यहाँ का हाल जो है, अभी भी लोगों को शवों जलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो लोग यहाँ पे शमशान घाट पहुँचते हैं उन्हें लकड़ी पर ही शव को रखकर जलाना पड़ता है, चूंकि जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है यहाँ पे लोहा का, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। उन लोहा का स्ट्रक्चर जो बना है उस पर जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि 8 क्विंटल से कम लकड़ियां के बिना वहां पे शव को जलाना संभव नहीं है। साथ ही आप साफ सफाई को लेकर दिखाएंगे कैमरामैन किस प्रकार से सफाई का को लेकर यहाँ पे जो है सो लापरवाही बरती गई है। पूरा शमशान में किस प्रकार से गंदगी पसरा हुआ है, नहीं बनी हुई है। इस साइड में सीढ़ी बना हुआ है कुछ भाग पर, परंतु सीढ़ियों पर किस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है यह स्पष्ट तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है। बात करने के लिए समाज सेवी बसंत मेहता जी हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो शव जलाने के लिए जो लोग पहुँचते हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या मानते हैं बसंत जी, यहाँ के जो नगर क्षेत्र है ये डोमचांच, क्या परेशानी होती है लोग? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि डोमचांच नगर पंचायत शमशान घाट पर हम लोग उपस्थित हैं, जहाँ पर अंतिम इंसान का अंतिम दर्शन नहीं होता है। बहुत दुख की बात है कि सुंदरीकरण के नाम पर यहाँ पर भारी लूट हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी आज भी शव जल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियर के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, दो का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जबकि लोगों को शव जलाने वाला लोगों को मानना है कि 8 क्विंटल से लेकर के 1 टन के बीच में लकड़ियां रहने के बाद ही शव जलेगा। अगर उससे कम लकड़ी होने के बाद शव उस पर जो है नहीं जल पाएगा, जिसके मजबूरन लोग उसका उपयोग नहीं करके अगल बगल में किसी तरह से लोग शव जलाते हैं। आप अभी भी देख पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं जो नदी जो समय बहा हुआ पानी देख रहे हैं, ये कितना पूरी लकड़ी जो नदी में डाला गया है। सिर्फ उसका यही कारण है कि जो स्ट्रक्चर जो नहीं बनाया गया उसके कारण से लकड़ियां अगल बगल से जला करके लोग फेंक देते हैं। सफाई क्या दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं आपके बीच में साफ सफाई के ना के बराबर है। एक चापाकल है जो संचालन का टंकी लगा हुआ है, वो भी नथिंग है, वो भी नहीं चल रहा है। चापाकल भी खराब है और यहाँ बहुत दुख की बात है कि लोग आते हैं उसको सुविधा के लिए पानी का आवश्यकता पड़ता है शव जलाने में। वैसे स्थिति में हम लोग जब नीचे उतरते हैं तो सीढ़ी जो बना हुआ है उस पर अच्छी से लोग उतर चढ़ नहीं पाएंगे। हम मांग करते जिला प्रशासन से जिस तरह का बंदरबाट हुआ है, हम पुनः इंजीनियर पर और संबंधित जो भी ठेकेदार होंगे और संबंधित जो भी प्रतिनिधि होंगे सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब पुनः एक मेरा मांग है, पहली बात है कि कोई भी टेंडर होता है तो उसका जेई इंजीनियर उसको तो पहले अपना बताना चाहिए कि किस हिसाब से आपको काम करना है। मान के चलिए अभी जो स्टैंड बना हुआ है बॉडी जलाने का, उसमें देखिए कि 10 क्विंटल लकड़ी लगेगा, एक बार में 4 गो बॉडी जलेगा। इस हिसाब से जेई इंजीनियर को टेंडर कैसे दिया, पास कैसे कर दिया? इसमें जो पहले अच्छा तरीके से सुविधा होना चाहिए कि 2 क्विंटल में बॉडी जल जाए, उस हिसाब से स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि पानी का सुविधा नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि बाउंड्री वाल वगैरह जो किया गया है वो भी अच्छे ढंग से हुआ नहीं है। कि नया टेक्नोलॉजी से बना था, हमको नहीं लगता कि नया टेक्नोलॉजी इससे बढ़िया पहले ही बेहतर था। रुकता ही नहीं है पानी, तो 100% चारों दिशा से बॉडी पर अगर जलाएगा भी किसी तरह से तो वहाँ पहुँच ही जाना है। मतलब पूरा मिला करके वो जो है सुंदरीकरण के नाम पर काफी घोटाला हुआ है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं इसका जांच पड़ताल हो और जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई हो।
करें तो यहाँ पे जो शमशान घाट है डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र में, यहाँ पे काफी परेशानी होती है लोगों को। और साथ ही यहाँ पे दूसरी और हम दिखाने चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे वो जूम करके दिखाए, वो यहाँ पे पानी टंकी यहाँ पे लगा हुआ है, व्यवस्था किया हुआ है, परंतु वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो समस्या है लोगों की, उसके समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा? जिला प्रशासन इन तमाम जो अनियमितता बरती गई है शमशान घाट में सौंदर्यकरण के नाम पर, उस पर क्या एक्शन लेती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। साधना प्लस न्यूज, कोडरमा, अंकु कुमार गोस्वामी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक मेडिसिन ओपीडी पहुंच गए। सुबह करीब 11 बजे मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना सीधे आउटडोर विभाग में पहुंचे। वहां मरीजों की लंबी लाइन देखकर उन्होंने तुरंत खुद ही मरीजों को बुलाना शुरू किया और एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी। करीब आधे घंटे तक मंत्री ने डॉक्टर की तरह मरीजों की जांच की, बीमारियों के बारे में पूछा और दवाएं लिखकर देने लगे। इसी दौरान एक मरीज ने बताया कि मंत्री द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण दवा अस्पताल की फार्मेसी में उपलब्ध नहीं है। मंत्री ने तुरंत इसकी पुष्टि करने के लिए अपने स्टाफ को भेजा। कुछ ही मिनटों में जानकारी मिली कि जो दवा उन्होंने लिखी है वह अस्पताल के स्टॉक में भी कई दिनों से नहीं है। ये सुनते ही मंत्री का मिजाज बिगड़ गया। मौके पर मौजूद रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार और अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र वीरवा को उन्होंने कड़े शब्दों में फटकार लगाई। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ये सब क्या चल रहा है, मरीजों को दवा नहीं मिलेगी तो वे कहां जाएंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि जरूरत की सभी दवाएं स्टॉक में रहे। मरीजों को परेशानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि फार्मेसी में रोजाना दवाओं की उपलब्धता की जांच की जाए और किसी भी दवा का स्टॉक खत्म होने के ही तुरंत खरीद प्रक्रिया शुरू हो। मंत्री ने ओपीडी परिसर, प्रतीक्षालय और दवा काउंटरों का निरीक्षण भी किया। जगह जगह गंदगी देखकर उन्होंने असंतोष जताया और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। हमें लगता है कि देश में पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री होगा जो खुद ओपीडी देने के लिए आए। आज दिन आप देखते होंगे अखबारों में रिम्स के बदहाली के बारे में, और आज हमें लगता है कि अब अच्छाई के बारे में लगाएंगे जी। मैं खुद ओपीडी आया हूँ, देखा हूँ, भ्रमण किया। अरे थोड़ा नीचे कर भाई, लेवल नीचे कर यार। ओपीडी में बैठा हूँ, मरीज का जांच किया, अरे यार मरीज का इलाज किया, मरीज काफी संतुष्ट दिखे। और जब मैं ओपीडी में बैठा तो बहुत तरह के मरीज भी हमसे आए कंप्लेन लेके। उस कंप्लेन को भी हमने सॉर्ट आउट करने का काम किया, निष्पादन करने का काम। ये हमारी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। रिम्स जो है आपको बगल में लाखों लोगों की जान बचाता है। तो हर वार्ड का मैं निरीक्षण किया, अच्छा लगा मुझे। मेरा इतना अच्छा सेटअप है, सभी लोग आ रहे हैं इस उम्मीद विश्वास के साथ आ रहे हैं कि हमारा इलाज यहाँ होगा, हम बेहतर तरीके से वापस कर जाएंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है तो आए दिन सवाल पूछते रहते हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम मंत्री हूँ, ठीक है। मैं एक अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, इसलिए ये लोग व्यवस्था उठाता है। आप आइए, आप चलिए, कहाँ पे खामियां बताइए मुझे, मैं चुनौती देता हूँ, दिखाइए हमको। आइए खामियां बताइए, मुमकिन है कहाँ खामियां। न्यूरो में घूमे चलो, जहाँ खामियां बताइए, मैं हमको दिखा दीजिए, मैं देखूंगा। न्यूरो में पेशेंट ज्यादा है, वार्ड छोटा है, किसी का फ्लो ज्यादा है, लेकिन कोई भी जो पेशेंट को देखिए इलाज ऐसा तो नहीं, इलाज के अभाव में हम लोग छोड़ दे रहे हैं। इतना आरटीआई एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट है, सारा पेशेंट यहीं पे आ जाता है। बीजेपी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और जेल में बंद गैंगस्टर राज सुजित सिन्हा के संगठित आपराधिक सिंडिकेट के बीच कथित गहरी और परेशान करने वाली सांठगांठ की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। एनआईए महानिदेशक सदानंद दाते को रविवार को लिखे पत्र में मरांडी ने दावा किया कि सुजित सिन्हा समूह ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों, वकीलों और व्यवसायियों से जबरन वसूली और अवैध हथियारों के व्यापार जैसे अपराधों में शामिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि रांची पुलिस के अनुसार सिंडिकेट ने पंजाब के मोगा जिले में ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार हासिल कर लिए हैं। आप समझ सकते हो किस प्रकार से झारखंड को ये सारे लोग लूट रहे थे। इसलिए आज ये जो अचानक उनको हटाया, तब लगा
भाई और कोई कारण नहीं था। अगर और कोई कारण होता तो उनके ऊपर बाकी जांच भी बिठा देती सरकार, लेकिन कोई जांच बिठाया नहीं। इसे साफ लगता है कि लेन देन का मामला है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने वसूला होगा और मुख्यमंत्री को ये पता चला होगा कि इन्होंने तो इतनी कालखंड में जितना रुपया वसूला उसके अनुपात में जो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इस कारण से दिल्ली पुलिस से उन्होंने रिजनेशन दिया। यानी अगर वो वास्तव में, एक तो उन्होंने नियम कायदे कानून को रख करके बनाया, यानी पहले तो जिसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उनको 2 साल सस्पेंड रखा, 2 साल सस्पेंड रखने के बाद नियम कानून को ताक में रख करके उनको पदस्थापित किया। उनका सेवा समाप्त हुआ तो सेवा भी विस्तार किया इलीगल तरीके से, जिसकी हम सब लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनको बिठाए रखा। और अचानक उनसे फिर त्याग पत्र लेना, तब ये हम सब थोड़ी सी तहकीकात करने लगे कि भाई आखिर इसका कारण क्या। अगर गड़बड़ किया हुआ है तो फिर उस पर राज्य सरकार को जांच करवानी चाहिए, और नहीं तो यही माना जा सकता है कि उन्होंने जो मोटी रकम वसूली थी, जितना हेमंत सोरेन को रहा होगा कि हमें कितना हिस्सा मिलना चाहिए था, लगता है कि उतना उनको नहीं मिलता है, इसलिए हटाया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर चतरा में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कालीचरण सिंह, युवा मोर्चा जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम, जिलाध्यक्ष सुमन सौरभ, सांसद प्रतिनिधि विनय सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूनिटी मार्च के तहत 22 नवंबर को चतरा में भव्य जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, और ये पदयात्रा सरदार पटेल की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण की भावना को समर्पित की जाएगी। आपको सभी पत्रकार प्रेस प्रतिनिधि स्वागत करता हूँ, और मैं आपसे हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आपसे आग्रह करके आमंत्रण किया था। तो मेरा कहना यह है कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानी सबसे ज्यादा अपने जीवन का अमूल्य त्याग करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है। देश उनका अभिभूत है और देश उनके किए हुए कार्यों को, कृत्यों को भूल नहीं पा रही है, भूलेगी भी नहीं। लेकिन देश के हर वर्गों को उनकी जीवन की पूरी यात्रा को जानना चाहिए। बच्चों को, विद्यार्थियों को, पूरी आबादी को, किसान को, इंजीनियर को, सभी को जानना चाहिए। इस निमित्त देश के केंद्रीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक पूरे देश में यूनिटी यात्रा का एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। तो सभी लोगों को हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 3 जगहों पर पदयात्रा करना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताना है। सब लोगों को जो रास्ते में साथ में चलते हुए चलना है। तो 22 तारीख को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो चतरा है, वहां से हम पदयात्रा निकलेगा। साहिबगंज में अब मनचलों और असामाजिक तत्वों की खैर नहीं होगी। जी हां, ये संदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने जारी करते हुए कहा है कि साहिबगंज में लोगों के अमन चैन व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहर के लोगों की अमन चैन छीनने वाले मनचलों और असमय तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, पंकज मिश्रा पिछले कुछ समय से शहर के कई इलाकों में रात के अंधेरे में भ्रमण कर रहे हैं और वहां की विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और मजमा बनाने वाले मनचलों और बैठकबाजी करने वालों के असामाजिक तत्वों के क्लास भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे इलाके जहां असामाजिक तत्व और मनचले सक्रिय हो सकते हैं, वहां नियमित रूप से पुलिस की तैनाती की जाएगी, साथ ही पुलिस गश्ती भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मजमा बनाते या फिर बैठकबाजी करते समय पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में पंकज मिश्रा ने सोमवार की देर शाम शहर के कई इलाकों का भ्रमण किया है। इस दौरान कॉलेज रोड, स्टेशन चौक परिसर, बादशाह चौक, सब्जी मंडी होते हुए वापस स्टेशन चौक तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साहिबगंज के एसपी से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोबाइल पर बातचीत की और कहा कि
शहर में बाइक का जांच अभियान चलाए। बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग पाए जाने पर बाइक को जब्त कर थाना लाए और पहली बार बाउंड भरवाकर छोड़े, फिर अगली बार वैसे बाइक चलाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करें, उन्होंने कहा। देवघर में विधायक सुरेश पासवान ने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस साल मेले में मनोरंजन के लिए कई नए आकर्षक जोड़े गए हैं, जिनमें तारा माची, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, जल परी और मिक्की माउस जंपिंग, बच्चों के लिए विशेष गेम जोन और महिलाओं के लिए हस्तशिल्प और सौंदर्य प्रसाधन स्टॉल शामिल है। वहीं मेले में सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। आने वाले दिनों में मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बच्चों की प्रतियोगिताओं और लाइव शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। डिज्नीलैंड मेला जो है ये बहुत अच्छा मेला है। मैंने कई शहर में देखा है। मैं एक पलामू प्रभारी रहा, वहाँ भी मेरे रीजन में ये मेला लगा और बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब एंजॉयफुल है जगह। और बच्चों के लिए बहुत सारा चीज जो है, खिलौने हैं, बहुत सारे घूमने फिरने मतलब झूला है, बहुत सारा चीज है। और बच्चों ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स भी जो है एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और मैं यही कहूँगा कि शहर में आयोजन हुआ है इस मेला का, तो सभी लोग आकर जो है न इस मेले का आनंद लें और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आएं और शहर में जो मेला लगा है इसका आनंद लें। इस मेले में क्या क्या सुविधाओं को रखा गया है जो देवघर वासियों के लिए? बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, जो है बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें कि आप परचेज कर सकते हैं, शहरवासी आके परचेज कर सकते हैं। यहाँ खादिम का है, हरियाणा हैंडलूम वगैरह जो है, बहुत सारा भागलपुरी सिल्क वगैरह यहाँ आप ले सकते हैं, आके परचेज कर सकते हैं। और जगह जगह पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पर, जिसका मैं कितना का वर्णन करूँ। यहाँ आने के बाद जो है कुछ जो है आके देखेंगे यहाँ के जो है जनता, तो और आनंद आएगा। मैं अपने मुंह से कितना बताऊं है। तो यही है, मेला में बहुत आनंद मिलेगा लोगों को। और बोकारो में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिले भर के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में शहर में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की परफॉर्मेंस निखारने को लेकर चर्चा की गई। एसपी ने कहा कि पुलिसिंग को कारगर बनाना आज की बहुत जरूरत है, क्योंकि आम लोगों के लिए जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो उसके लिए न्याय का रास्ता पुलिस से होकर ही आगे बढ़ता है। उसकी उम्मीद पुलिस पर टिकती है और उसकी अपेक्षा होती है कि पुलिस उसकी मदद करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।